हेलो बेटा। तो आप सभी को स्वागत है प्रभु साइंस ज्ञान। तो बेटा, ये 2025 और 26 के साल है। इस साल हम पहले स्टार्ट करेंगे फिजिक्स को। तो फिजिक्स में पहले हम पढ़ाई करेंगे यूनिट और मेजरमेंट। तो बेटा, ये जो हमारी यूनिट और मेजरमेंट है, ये क्या है? हम क्यों फिजिक्स पढ़ाई करेंगे? ये साइंस क्या है? इसको हम पहले जानेंगे, उसके बाद हम फिजिक्स को पढ़ाएंगे। तो बेटा, जो साइंस होता है वो एक सिस्टमिक प्रोसेस होता है नॉलेज एक्वायर करने, यानी हमारी जो ज्ञान होता है उसको वृद्धि करने का एक प्रोसेस होता है ये साइंस। यानी जिसको हम पढ़ने से हमारी ज्ञान बढ़ता है वो है साइंस। हम ये कह सकते हैं सिस्टमिक प्रोसेस ऑफ गेनिंग नॉलेज थ्रू एक्सपेरिमेंट एंड ऑब्जर्वेशन, यानी हम कुछ परीक्षा करेंगे और उसको देखेंगे, तब हमारी ज्ञान बढ़ेगी, तो हम उसको साइंस। मान लो भाई, आप कोई भी एक्सपेरिमेंट कर लो, आप कोई भी एक राइटिंग लिख लो, उसको ऑब्जर्व करो, वो भी नॉलेज एक्वायर करोगे, उसको हम साइंस। आप कोई भी एक केमिकल फार्मूला क्रिएट कर लो और केमिकल जो सब्सटेंस होता है उसको मिला लो और उसको ऑब्जर्व करो, वो भी एक साइंस। तो बेटा, साइंस क्या होता है? नॉलेज एक्वायर करने का एक प्रोसेस थ्रू एक्सपेरिमेंट एंड ऑब्जर्वेशन। एक्सपेरिमेंट एंड ऑब्जर्वेशन करके जो नॉलेज हमको मिलता है उसको हम साइंस कहते हैं। तो बेटा, न्यूटन ने जैसे ग्रेविटी को खोज किया था, उसने ऑब्जर्व किया। जैसे जब सेव उनके माथे पे गिरा, तब उसने एक्सपेरिमेंट किया, भाई क्यों सेव ऊपर ना जाके नीचे ही गिरता है, ऐसा क्यों होता है? वो ऑब्जर्व किया और ग्रेविटी का वो आविष्कार किया। तो बेटा, फिजिक्स क्या होता है? जब हम नेचर के बारे में पढ़ते हैं उसको हम फिजिक्स, नेचुरल फिनोमेना के बारे में पढ़ते हैं तो हम उसको फिजिक्स कहते हैं। जैसे कि लाइटिंग कैसे होता है, अर्थ में क्या क्या प्रेजेंट होता है, अर्थ में जो भी केमिकल या कोई भी रिएक्शन होता है वो कैसे होता है, उसको हम फिजिक्स कहते हैं। तो बेटा, द ब्रांच ऑफ साइंस डील्स विद द मैटर एंड एनर्जी, यानी हम ये कह सकते हैं नेचुरल वर्ल्ड में जो ही कोई भी प्रोसेस होता है उसको जब हम पढ़ाई करेंगे तब हम उसको फिजिक्स कहेंगे। कोई भी वस्तु के बारे में पढ़ाई करेंगे तो हम उसको फिजिक्स कहते हैं। वस्तु के प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ाई करेंगे तो हम उसको फिजिक्स कहेंगे। वस्तु की एनर्जी के बारे में पढ़ाई करेंगे तो हम उसको फिजिक्स कहेंगे। पंखा कैसे घूमता है, इसको हम जब एक्सपेरिमेंट करेंगे, ऑब्जर्व करेंगे, तब हम उसको फिजिक्स कहेंगे। लाइट कैसे जलता है, तब हम उसको फिजिक्स कहेंगे। सूरज जो रोशनी देता है वो कैसे रोशनी देता है, उसको हम फिजिक्स कहेंगे। क्यों? क्योंकि कोई भी मैटर और उसके एनर्जी के बारे में पढ़ाई करने को हम फिजिक्स कहते हैं। साइंस, द ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ मैटर एंड इट्स एनर्जी, और ब्रांच ऑफ मैटर एंड इट्स एनर्जी जो साइंस डील करता है तो हम उसको फिजिक्स। तो नेचुरल वर्ल्ड होता है ना बेटा, वो दो टाइप का होता है। एक तो होता है मैटर और एक होता है एनर्जी। एक होता है मैटर और एक होता है एनर्जी। तो बेटा, जो मैटर होता है वो क्या? कोई भी एक चीज हो जिसके पास खुद का मास है और कुछ स्पेस ऑक्युपाई करता है, उसको क्या कहते हैं? मैटर कहते हैं। मैटर इज एनीथिंग दैट हैज सम मास एंड ऑक्युपाई सम स्पेस। कोई भी चीज मान लो उसका कुछ मास है और वो कुछ स्पेस ऑक्युपाई करेगा तो हम उसको मैटर। तो हम ये कह सकते हैं धरती में जो भी कुछ चीज प्रेजेंट है जिसका खुद का मास है और कुछ स्पेस वो ऑक्युपाई करता है तो उसको मास। और जो एनर्जी होता है वो क्या होता है? काम करने का जो फंडामेंटल रिक्वायरमेंट होता है वो एनर्जी के। जैसे कि हमको बात करने के लिए हमारी बॉडी में जो एनर्जी होता है उसको यूज करना, पंखा को घूमने के लिए इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी का यूज करना पड़ता है। लाइट जब हम उसको देखते हैं, देखने के लिए लाइट एनर्जी का रिक्वायरमेंट होता है। जैसे बच्चों, जो सारे एनर्जी होता है ना वो वर्किंग में काम आने के लिए होता है, यानी वर्किंग का रिक्वायरमेंट होता है एनर्जी। मैटर मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल नोन एज एटम। तो बेटा, जो मैटर होता है, जो वस्तु होता है वो छोटे छोटे पार्टिकल को लेकर बनता है जिसको हम एटम के।
एटम जब मिल जाते हैं, 2-3 एटम मिल जाते हैं, तो तब उसको मॉलिक्यूल कहते हैं। इस मॉलिक्यूल, काफी सारे मॉलिक्यूल को लेकर मैटर बनता है। पहले तो जो छोटा पार्टिकल होता है तब उसको एटम कहते हैं, और एटम जब मिलता है, 1-2 हो जाता है, तो वो एक मॉलिक्यूल बनाता है। वो जो मॉलिक्यूल जब मिलता है तब वो मैटर बना। एटम के भी सब एटॉमिक पार्टिकल पाए गए हैं, जो कि इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, ऐसे काफी सारे सब एटॉमिक पार्टिकल पाए गए हैं। लेकिन हम एटम की जो छोटे पार्टिकल है, सबसे छोटे जो पार्टिकल होता है वो होता है प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन। और मैटर की जो छोटे पार्टिकल होता है उसको हम एटम के, एटम 2-3 प्रकार का एटम मिलते हैं, या एक ही टाइप का एटम जब 2-3 मिल जाते हैं तो हम उसको मॉलिक्यूल। जैसे कि बेटा, अब ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल, ऑक्सीजन का एटम वो होता है, लेकिन जब 2 ऑक्सीजन मिल जाता है तो हम उसको ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल। मैटर फाउंड इन डिफरेंट स्टेज। बेटा, जो मैटर होता है वो डिफरेंट स्टेज में पाया जाता है, जैसे कि लिक्विड हो, सॉलिड हो, गैस हो। 5 ही स्टेट होता है एटम का, लेकिन हम सिर्फ 3 ही पढ़ाई करते हैं, जो कि होता है, एक होता है सॉलिड, और एक होता है लिक्विड, और एक होता है गैस। ये किसकी बेसिस पे डिफाइन होता है? एटम की जो संरचना होता है, एटम की जो सिचुएशन होता है, उसको लेकर एक सॉलिड होता है, जो कि एटम पास पास होता है तो हम उसको सॉलिड कहते हैं। एटम थोड़ा दूरी में हो तो तब हम उसको लिक्विड कहते हैं, और एटम काफी सारे दूरी में प्रेजेंट हो तब हम उसको गैसियस मैटर कहते हैं, या गैसियस पदार्थ कहते हैं। तो बेटा, जो एनर्जी होता है वो क्या होता है? द एनर्जी इज द एबिलिटी ऑफ डूइंग वर्क, यानी काम करने का जो एबिलिटी होता है, जो रिक्वायरमेंट होता है, उसको हम एनर्जी। एनर्जी हैव सेवरल फॉर्म। एनर्जी के काफी सारे फॉर्म में पाया जाता है। एनर्जी को हम क्रिएट नहीं कर सकते, एनर्जी को हम डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, यानी एनर्जी का संगठित नहीं होता है, एनर्जी कम नष्ट नहीं होता है। ये सिर्फ एक स्टेज में और दूसरे स्टेज में जाता है, एक ही स्टेज में दूसरे स्टेज को जाता है। इसको हम डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते हैं, क्रिएट नहीं कर सकते। इट कैन बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली ट्रांसफर फ्रॉम वन स्टेज टू वन फ्रॉम टू, यानी एक रूप में, एक ही रूप से अन्य रूप को जाता है, लेकिन उसको हम क्रिएट नहीं कर सकते हैं, डिस्ट्रॉय नहीं, नष्ट नहीं कर सकते। जैसे कि मान लो भाई, जब हम पंखा चलाते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट हो जाता है हमें विंड एनर्जी में, हीट एनर्जी में। हीट प्रोड्यूस होता है और विंड हमको आता है और लगता है हमारी बॉडी में। और जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी होता है वो अपचय हो जाता है, नष्ट नहीं होता है, सिर्फ ट्रांसफर हो जाता है विंड एनर्जी में और हीट एनर्जी में। तो बेटा आप समझ गए हो? तो चलिए आगे चलते। देखो बेटा, यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल मैंने आपके लिए दिया है एनर्जी का फॉर्म, जिससे कि एक होता है थर्मल एनर्जी, रेडिएंट एनर्जी, लाइट एनर्जी, केमिकल एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी और इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ग्रेविटेशनल एनर्जी और मैकेनिकल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी होता है जब हम मसल की आवाज से कोई भी वार करते हैं तब हम उसको मैकेनिकल एनर्जी कहते हैं, यानी कोई भी मशीन हो या मनुष्य की बदौलत जो काम होता है तब हम उसको, जो फोर्स लगता है, जो एनर्जी होता है, उसको हम उसको मैकेनिकल एनर्जी। जो फिजिकल क्वांटिटी, बच्चों ये जो फिजिकल क्वांटिटी होता है ये क्या होता है? फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है? कोई भी फिजिकल मैटर, यानी पदार्थ को जब हम मेजर करते हैं तो मेजर करने के लिए फिजिकल क्वांटिटी का रिक्वायरमेंट होता है। ये फिजिकल क्वांटिटी क्या है? मेजर करने का एक फंडामेंटल यूनिट है। ये फिजिकल क्वांटिटी जो होता है वो मेजर करने का एक फंडामेंटल यूनिट है, जिसकी वजह से हम पदार्थ को मेजर करते हैं। A physical quantity is a physical property of matter or system that can be quantified by measurement. बेटा, मैंने आपको ये बताया है, जो फिजिकल क्वांटिटी होता है वो फिजिकल मैटर का एक प्रॉपर्टी होता है, यानी मैटर का एक फिजिकल प्रॉपर्टी होता है, जिसको हम मेजर करके क्वांटिफाई करते, यानी कितना अमाउंट का है वो तब हम माप लेते। भाई कोई मान लो मेरा वजन है 50 किलो, हम कैसे जानते हैं, कैसे क्वांटिफाई करते हैं? तो मेजर करते हैं। किसके थ्रू मेजर करते हैं? वेइंग मशीन के थ्रू मेजर करके हम जान लेते हैं भाई मेरा वजन 50 किलो, आपका वजन 60 किलो, आपका वजन 40 किलो।
ये कैसे मेजर करते हैं, कैसे क्वांटिफाई करते हैं? मेजर करके। मेजर किसके बदौलत करते हैं? वेइंग मशीन के मदद से हम मेजर करते हैं और मेजर करके क्वांटिफाई करते हैं। भाई मैं 40 किलो हूँ, तुम 50 किलो हूँ, वो सटे। और देयर आर 7 बेसिक फंडामेंटल क्वांटिटी है, 7 बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ फिजिकल मैटर, यानी मैटर का 7 बेसिक फंडामेंटल क्वांटिटी होता है जिसके बदौलत हम उसको मेजर करते, माप। तो वो क्या क्या होता है? लेंथ होता है, लेंथ की बदौलत हम मापते। भाई मेरा ऊंचाई कितना है? 5 फीट है। कैसे मापते? मेजर करके। मेजरिंग टेप से मेजर करते, भाई मेरा ऊंचाई 5 फीट है। और मास किलोग्राम, तुम कितने किलो है? 50 किलो। मैं 50 किलो। कैसे मापते? मास की बदौलत हम मापते। जो फिजिकल क्वांटिटी होता है वो मास होता है, लेंथ होता है, टाइम होता है। तुम कितने टाइम में यहाँ पहुंचे हो? मैं 50 मिनट में यहाँ पहुंची हूँ, यानी एक क्वांटिटी है जो है टाइम। और एक होता है टेम्परेचर। हमारी बॉडी का टेम्परेचर कितना है? आज एटमॉस्फेयर की टेम्परेचर कितना है? ये कैसे हम मापते? थर्मोमीटर की मदद से। यानी टेम्परेचर भी एक फिजिकल क्वांटिटी है। इलेक्ट्रिक करंट, कितने एम्पियर का करंट, कितने वोल्ट का करंट, ये कैसे मापते हैं? वोल्टमीटर में, एम्पियर मीटर में। तो इलेक्ट्रिक करंट एक फिजिकल क्वांटिटी होता है। लुमिनस इंटेंसिटी, कैंडेला, और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को मोल में मापते। तो बेटा ये जो 7 बेसिक फंडामेंटल क्वांटिटी होता है, इसके बदौलत हम चीज को यानी पदार्थ को मेजर करते हैं, क्वांटिफाई करते हैं। तो बेटा आगे बढ़ते हैं। जो डिराइव्ड क्वांटिटी होता है वो क्या? जो फिजिकल क्वांटिटी होता है ना, उसको हम इस्तेमाल करके कुछ और क्वांटिटी बनाते हैं जो हमको रिक्वायरमेंट है। जैसे कि मान लो कितने दूरी गई हो, हम कैसे मेजर करेंगे? हमको तब इस्तेमाल करना पड़ेगा लेंथ को। लेंथ को हम मेजर करेंगे, तब लेंथ को इस्तेमाल करके हम डिस्प्लेसमेंट को मापेंगे। एरिया का जो जगह है कितना एरिया में कवर करता है, कितना एरिया होता है आपका जगह, हम कैसे मेजर करते हैं? लेंथ को इस्तेमाल करके, लेंथ को यूज करके हम एरिया मापते। वॉल्यूम, एक वाटर कंटेनर में कितने वॉल्यूम का वाटर प्रेजेंट होता है, अब कैसे मापते हैं? लेंथ को मेजर करके वॉल्यूम मापते हैं। स्पीड, स्पीड को हम कैसे मापेंगे? कितने दूरी गया है, कितने टाइम में, इसको हम इस्तेमाल करके, यूज करके, स्पीड और टाइम को यूज करके हम करिए डिस्टेंस और टाइम को मेजर करके हम स्पीड को मापते, स्पीड को मेजर करते हैं, स्पीड को क्वांटिफाई करते हैं। ये जो स्पीड होता है वो एक डिराइव्ड क्वांटिटी बन गया है। क्यों बच्चों? क्योंकि हमने लेंथ और टाइम को यूज किया। लेंथ और टाइम को, जो फिजिकल क्वांटिटी होता है लेंथ और जो फिजिकल क्वांटिटी होता है टाइम, उसको यूज किया मापने के लिए स्पीड कितना है। वेलोसिटी, वेलोसिटी को मापने के लिए भी लेंथ और टाइम को इस्तेमाल किया, इसीलिए वो भी एक डिराइव्ड क्वांटिटी होता है। एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन को कैसे मेजर करते हैं? वो भी मीटर यानी लेंथ और टाइम को यूज करके हम एक्सीलरेशन मापते, वो भी एक डिराइव्ड क्वांटिटी है। फोर्स, फोर्स भी हम कैसे मेजर करते हैं? एक्सीलरेशन और मास को मेजर करके मापते, तो वो भी एक डिराइव्ड क्वांटिटी हो गया। एनर्जी, वो भी एक डिराइव्ड क्वांटिटी बन गया। तो बेटा डिराइव्ड क्वांटिटी क्या है? तो फिजिकल क्वांटिटी को इस्तेमाल करके बनाया जाता है हमारी रिक्वायरमेंट के लिए, तब हम उसको, उस क्वांटिटी को डिराइव्ड क्वांटिटी कहते हैं। तो बेटा फिजिकल क्वांटिटी क्या है? वो 7 बेसिक फंडामेंटल क्वांटिटी है, और 7 बेसिक फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर को हम फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। और जब हमको और प्रॉपर्टी को रिक्वायर हुआ और काफी सारे प्रॉपर्टी हमको रिक्वायरमेंट आया, तब हम उसको 7 बेसिक फंडामेंटल क्वांटिटी को यूज करके काफी सारे प्रॉपर्टी डिराइव किया, तब वो उसको डिराइव्ड क्वांटिटी बनाया। पहले तो फंडामेंटल क्वांटिटी बना जो 7 होता है, वो 7 फंडामेंटल क्वांटिटी को यूज करके जब हम नए नए प्रॉपर्टी डिराइव किया, तब हम उसको डिराइव्ड क्वांटिटी का। तो बेटा समझ गए डिराइव्ड क्वांटिटी क्या क्या होता है? जी समझ गए। तो चले बेटा आगे बढ़ते। बेटा हम पढ़ाई करेंगे डायमेंशन। तो डायमेंशन क्या होता है? द डायमेंशनल फॉर्मूला इज एक्सप्रेशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी इन टर्म ऑफ बेसिक यूनिट। यानी जो बेसिक फंडामेंटल क्वांटिटी हमने पढ़ाई किया, उसका कुछ यूनिट होता है
जैसे कि लेंथ को मापने के लिए उसका जो बेसिक यूनिट है वो होता है मीटर, वजन को मापने के लिए जो बेसिक यूनिट होता है वो होता है किलोग्राम, और टेम्परेचर को मापने के लिए जो बेसिक यूनिट होता है वो होता है केल्विन। इलेक्ट्रिक करंट का जो बेसिक यूनिट होता है वो होता है चार्ज, यानी आईटी। इस चार फंडामेंटल यूनिट को हम इस्तेमाल करेंगे डायमेंशनल फॉर्मूला लिखने के लिए। देयर आर 5 फंडामेंटल डायमेंशनल टर्म इन डायमेंशन ऑफ ऑल अदर फिजिकल क्वांटिटी आर एक्सप्रेस। तो बेटा क्या होता है, ये जो 5 बेसिक यूनिट होता है, इस 5 बेसिक यूनिट को हम इस्तेमाल करके सारे जो क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी हम लिखते हैं और डिराइवेड क्वांटिटी हम लिखते हैं, उसको हम एक्सप्रेस करते हैं डायमेंशनल फॉर्मूला की मदद से। तो डायमेंशनल फॉर्मूला एक फॉर्मूला होता है जब हम बेसिक क्वांटिटी को यूज करके एक फिजिकल क्वांटिटी हो या डिराइवेड क्वांटिटी को एक्सप्रेस करते हैं, तब हम उसको डायमेंशनल फॉर्मूला। तो बेटा जब हम मास को एक्सप्रेस करते हैं तो हम एम लिखते हैं, यानी मीटर की वो होता है। लेंथ को हम एल लिखते हैं, टाइम को टी लिखते हैं, टेम्परेचर को केल्विन में लिखते हैं और चार्ज को आईटी में लिखते हैं। ये चार जो होता है वो 5 फंडामेंटल डायमेंशनल टर्म होता है। फंडामेंटल क्वांटिटी कितना है, 7 है, लेकिन फंडामेंटल जो डायमेंशनल टर्म होता है वो 5 होता है। मास का होता है एन, लेंथ का एल, टाइम का टी, टेम्परेचर का केल्विन के और चार्ज का होता है आईटी। इस 5 डायमेंशनल यूनिट को हम इस्तेमाल करेंगे डायमेंशनल फॉर्मूला लिखने के लिए। हम जब एक डायमेंशनल फॉर्मूला लिखते हैं लेंथ, भाई कितने मीटर तुम गई हो, तो हम उसको लिखते हैं एल की पद, एल यानी लेंथ की मदद से हम लिखते हैं। लेंथ को यूज करके हम डिस्टेंस को लिखते हैं। जब हम एक्सेलरेशन को लिखेंगे तब हम उसको कैसे लिखेंगे, एक्सेलरेशन क्या होता है, लेंथ और टाइम का स्क्वायर होता है, यानी एल टी स्क्वायर लिखेंगे। वेलोसिटी को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, लेंथ पर टाइम होता है, यानी एल टी -2, एल टी माइनस स्क्वायर होगा तो उसको हम एक्सेलरेशन कहेंगे। पहले हम एरिया को डिफाइन करें, एरिया यानी लेंथ इंटू एल, लेंथ इंटू लेंथ। तो हम जब उसका डायमेंशनल फॉर्मूला लिखेंगे, लेंथ क्या होता है एल और एक लेंथ क्या होता है एल, यानी एल का स्क्वायर होगा तो एरिया। एरिया एक डिराइवेड क्वांटिटी होता है जिसको हम लेंथ की यूज करके बनाते हैं, डिराइव करते हैं, लेंथ को यूज करके डिराइव करते हैं एरिया को। उसका जो डिराइवेड क्वांटिटी का जो डायमेंशनल फॉर्मूला होगा वो एल स्क्वायर होगा, और जो स्पीड और वेलोसिटी होगा वो लेंथ डिवाइडेड बाय टाइम होता है। लेंथ डिवाइडेड बाय टाइम यानी एल टी टू द पावर -1। एक्सीलरेशन का होगा जो वेलोसिटी पर टाइम होता है, वेलोसिटी का होता है एल टी टू द पावर -1, और पर वो फिर भी वो टी का -1 आएगा तो एल टी टू द पावर -2 आएगा एक्सीलरेशन। जो फोर्स होता है वो मास इंटू एक्सीलरेशन होता है। मास का फॉर्मूला जो होता है एम होता है, और एक्सीलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है एल टी टू द पावर -2, यानी जो फोर्स का फॉर्मूला आएगा डायमेंशन में वो होगा एम एल टू द पावर -2। तो बेटा ये जो डायमेंशनल फॉर्मूला हम लिखे, हाई डायमेंशनल बेसिक जो एक्सप्रेशन होता है, मास का एम, लेंथ का एल, टाइम का टी और टेम्परेचर का केल्विन और चार्ज का आईटी, इसको यूज करके हम सारे फिजिकल और डिराइवेड क्वांटिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला लिखते। उसके बाद होता है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। ये डायमेंशनल फॉर्मूला का एक पार्ट होता है। भाई कोई भी फिजिकल इक्वेशन हो, केमिकल इक्वेशन हो, उसमें जब डायमेंशनल फॉर्मूला इक्वल होगा तो वो इक्वेशन राइट होगा, और डायमेंशनल फॉर्मूला इक्वल नहीं होगा तो ईच एंड एवरी टर्म का तो वो फिजिकल इक्वेशन रॉन्ग होगा। तो मैंने आपको क्या बताया, एक फिजिकल इक्वेशन में जब
सारे टर्म का डायमेंशनल फॉर्मूला सेम होगा तो तब जाके वो फिजिकल इक्वेशन ठीक होगा, नहीं तो वो भूल हो जाएगी, रंग हो जाएगी। According to the principle of homogeneity of dimension, all the terms in a given physical equation must be same in dimensional formula. डायमेंशनली वो इक्वल होनी चाहिए, तब जाके वो एक सटीक इक्वेशन देगा, नहीं तो वो गलत इक्वेशन हो जाएगा। मान लो एक फिजिकल इक्वेशन है S इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, यानी जो दूरता होता है वो वेलोसिटी और स्पीड पर स्पीड इनटू टाइम प्लस हाफ एटी एक्सीलरेशन पर टाइम का स्क्वायर की बदौलत होता है। तब हम उसको डायमेंशनली एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं डायमेंशनली ये इक्वेशन करेक्ट है या इनकरेक्ट है। तो पहले देखेंगे एस यानी दूरता, दूरता का जो डायमेंशनल फॉर्मूला होता है वो लेंथ होता है एल। डायमेंशनली एल जो लेंथ का फॉर्मूला होता है यूटी, यूटी जो होता है बेटा वो क्या होता है यू यानी एल टी दर माइनस वन, और टी का जो होता है टी होता है यानी टी टू दर माइनस वन इंटू टी इज इक्वल टू टी टू दर जीरो, टी टू दर जीरो हो जाएगी तो बाई टी टू दर जीरो इज इक्वल टू वन, यानी वो भी हो जाएगी एल, यू टी इज इक्वल टू एल हाफ एटी स्क्वायर। आपको भाई मल्टीप्लाई, आपको भाई छोड़ दो, वो एक न्यूमेरिकल होता है। और जब 80 को हम देखते हैं एक्सेलरेशन का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है एल टी टू द माइनस टू, और टी की स्क्वायर हम मल्टीप्लाई करेंगे यानी टी की वैल्यू जीरो, टी टू द जीरो, टी टू द जीरो इज इक्वल टू वन, तो वो भी आ जाएगी एल। यानी हम ये कह सकते हैं वो जो इक्वेशन हम लिखे हैं एस इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर वो डायमेंशनली करेक्ट है, क्योंकि सारे टर्म का वैल्यू लेंथ में ही पाया जाता है। जो सारे टर्म एस यूटी हाफ एटी स्क्वायर ये जो तीनों टर्म वो लेंथ की ही यूनिटी है। अब यूटी को हम ये कह सकते हैं भाई ये तो वेलोसिटी और स्पीड की क्वांटिटी है, लेकिन नहीं बेटा ये तो निकला किसका दूरी, क्या दूरी यानी लेंथ का डायमेंशनल फॉर्मूला में ये निकला लेंथ का क्वांटिटी है, और एटी स्क्वायर वो भी लेंथ का ही क्वांटिटी होता है डिराइव क्वांटिटी। जब हम उसको डायमेंशनली देखा तब हमको समझ आया कि भाई ये तो लेंथ का ही क्वांटिटी है, लेंथ का ही यूनिटी है। एरर इन मेजरमेंट हमने पढ़ा हम कैसे मेजर करते हैं, क्वांटिटी क्या है, फिजिकल क्वांटिटी क्या है, डिराइव्ड क्वांटिटी क्या है, जो प्रॉपर्टी होता है जो क्वांटिटी होता है तब उसको कैसे मेजर करते हैं। तो हम एरर इन मेजरमेंट पढ़े, यानी जो मेजरमेंट हमने किया, माप हमने किया, उसमें हम कुछ गलत किया है क्या? जी बिल्कुल भाई, हमने पढ़ाई किया तो गलती हमारी भी होती है। तो जब गलत हमने किया है तब गलती को भी हम पढ़ाई करेंगे, यानी गलती को भी हम मानेंगे भाई हमने ये गलती किया तब हमारी ये गलत हो गई। तो गलत क्या क्या होता है? द डिफरेंस बिटवीन टू मेजरमेंट इज कॉल्ड एरर, यानी जब हम एक चीज को माप, पहली बार मापा 5.5 फीट आ गई, लेकिन दूसरी बार जब हमने मापा तो 5.5 इंच आ गई। भाई ये 0.5 फिर कैसे बढ़ गई? और फिर जब हमने मापा 5.6 इंच आ गई, तो ये कैसे हुआ? इसको हम एरर कहते हैं। The error in mathematical way show the uncertainty in the measurement, यानी मेजरमेंट में जो हमने गलत किया है वो एरर दिखाता है भाई तुमने ये गलत किया। मैथमेटिकली जब हम उसको लिखते हैं तब हमको पता चलता है भाई हमने ये गलती किया है, ये मेजरमेंट गलत है। तो बेटा जब हम बार बार कोई चीज को मेजर करते हैं तब हम उसका गलती पाते, ये गलत हमने किया है इसीलिए हमारी जो मेजरमेंट है वो एरर दिखा रहा है, यानी गलत दिखा रहा है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ एरर, यानी हमारी जो भी मेजरमेंट हमने किया है उसमें दो टाइप का एरर होता है। एक तो होता है सिस्टमिक एरर, यानी जो चीज में हम मेजर किया है वो डिफरेंट हो सकता है। मान लो अपने टेप की मदद से आपकी ऊंचाई मापा,
और दूसरी आपकी फ्रेंड की जो माप फीता है उसमें आपको मेजर किया, वो दोनों मेजरमेंट में डिफरेंट आया, अब हम उसको सिस्टमिक एरर कहते हैं। यानी जो मेजरिंग टेप है, मेजरिंग फीता है, उसमें ही गलत है, इसीलिए आपकी जो मेजर वैल्यू आया है वो गलत आया है। आप तो बढ़ नहीं सकते ना, अभी आपने मापा 5.5 फीट हुए हैं, लेकिन फिर आप एक दूसरी मेजरिंग टेप से मापा तो आप 5.6 फीट हो गई। कैसे हुआ? ये मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट में ही गलत है, यानी मेजरिंग टेप जो आपने इस्तेमाल किया, दो मेजरिंग टेप, उसमें ही गलत है, इसीलिए वो गलत दिखा रहा है। तब हम उसको सिस्टमिक एरर कहते हैं, रैंडम एरर। यानी हमने मापा लेकिन हम सटीक तरीके से नहीं मापा, तब हम उसको रैंडम एरर कहते हैं। यानी हमारी बदौलत जो गलती होता है तब हम उसको रैंडम एरर कहते हैं, और सिस्टम की बदौलत जो गलत होता है तो हम उसको सिस्टमिक एरर कहते हैं। तो जो एरर होता है वो क्या होता है? द मेजर वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू। यानी हमारी जो उच्चता है, मान लो हमारी उच्चता है 5.5, हमने एक मेजरिंग टेप से मेजर किया, हमारी वैल्यू आई 5.4 इंच, और एक मेजरिंग टेप से मेजर किया, वो आई 5.6 इंच। यानी जो एरर होता है वो कितना आया है? पहले तो आया -1 इंच, और फिर बाद में हम जब मेजर किया तो आया +1 इंच। यानी 1 इंच का ही डिफरेंस आया है, तो एरर क्या है? 1 इंच डिफरेंट एरर है, यानी जो गलत हुआ वो 1 इंच ही है। तो जो सिस्टमिक एरर होता है बच्चा, क्या होता है? तो एरर अकोर इन ओनली वन डायरेक्शन, दैट इज आइदर पॉजिटिव, सॉरी, द एरर अकोर ओनली इन वन डायरेक्शन, दैट इज आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव। जब एरर एक ही डायरेक्शन में चेंज होता है, यानी माइनस होगा तो सिर्फ माइनस में होगा, प्लस होगा तो सिर्फ भी प्लस में ही होगा, तब हम उसको सिस्टमिक एरर कहते हैं। जैसे कि मान लो मैंने आपको ये बताया, मेरा जो डिफरेंस आया है वो -1 का आया है, +1 का आया है, तो ये रैंडम एरर है। यानी हम जब मेजर किया है तब उसमें ही त्रुटि था, इसीलिए वो डिफरेंट डिफरेंट एरर आया है। लेकिन जब एक ही वे में एरर आता है, मान लो -1 आया है, -2 आया है, -3 आया है, इससे जब एरर आता है, सिर्फ एक ही डायरेक्शन में एरर आता है, तब हम उसको सिस्टमिक एरर कहते हैं। और मान लो पॉजिटिव में डायरेक्शन में आया है, 1 इंच का डिफरेंस, 2 इंच का डिफरेंस, 3 इंच का डिफरेंस, तब हम उसको सिस्टमिक एरर कहते हैं। यानी एक ही डायरेक्शन में होगा, आइदर पॉजिटिव में होगा नहीं तो नेगेटिव में होगा, एक ही डायरेक्शन में होगा, तब हम उसको सिस्टमिक एरर कहेंगे। तो एरर ऑकर टू इम्परफेक्शन और एक्सपेरिमेंटल टेक्निक। एक्सपेरिमेंटल टेक्निक जो होता है हमारी, वो जब डिफरेंट हो जाता है, वो जब गलत हो जाता है, तब हम सिस्टमिक एरर आता है। तो वेरिएशन इन द एक्सपेरिमेंटल कंडीशन कैन चेंज द वैल्यू। तो बेटा मान लो टेम्परेचर चेंज हो गई है, विंड का स्पीड यानी पवन का जो गति होता है वो चेंज हो गई है, ह्यूमिडिटी चेंज हो गई, आर्द्रता चेंज हो गई है, तब भी वो वेरिएशन आता है, तब हम उसको सिस्टमिक एरर कहते हैं। पर्सनल एरर जो होता है वो क्या होता है? एरर ड्यू टू केयरलेस एंड कैजुअल बिहेवियर। मान लो हमने मेजर किया है लेकिन कैजुअल बिहेवियर की मदद से हमने जो मेजर किया वो गलत दिखा रही, तो हम उसको पर्सनल एरर कहते हैं, यानी रैंडम एरर के। और जो रैंडम एरर होता है तो एरर अकोर इन रैंडमली एंड हैव नो साइन, ना पॉजिटिव और नेगेटिव, पॉजिटिव भी हो सकता है नेगेटिव भी हो सकता है, हम उसको रैंडम एरर कहते हैं। इसको भी हम पर्सनल एरर कह सकते हैं, हमारी बदौलत ये गलत हुआ है इसीलिए हम उसको रैंडम एरर, पर्सनल एरर। दिस एरर कैन बी मिनिमाइज्ड बाय टेकिंग ए लार्ज नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। जब हम एक से ज्यादा नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन करते हैं तब जो रैंडम एरर होता है वो मिनिमाइज हो सकता है, वो कर सकता है, जीरो हो सकता है, एरर नहीं हो सकता है। मान लो हमने मापा, हमारी उच्चता 5.4 इंच आ गई, 5.6 इंच आ गई, मापते गए तभी तो हमारी उच्चता 5.5 इंच आ गई। क्यों आएगा? क्योंकि ये हमारी बदौलत, हमारी कैजुअल बिहेवियर की बदौलत ये एरर आता है। जो रैंडम एरर होता है वो हमारी कैजुअल बिहेवियर की बदौलत आता है। जब हम कैजुअल बिहेवियर को बंद करके सही तरह से मापेंगे तो हमारी जो एक्चुअल वैल्यू है वो आ जाएगी, यानी एरर जीरो हो जाएगी।
लेकिन जो सिस्टमिक एरर होता है वो कभी भी जीरो नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि सिस्टम यानी मेजरिंग जो इंस्ट्रूमेंट है उसमें ही गलत है, इसीलिए हमारी मेजरमेंट गलत दिखा रही है, इसको जीरो कैसे कर नहीं सकते। लेकिन जो रैंडम एरर होता है यानी हमारी बदौलत जो एरर होता है उसको हम जीरो कर सकते। एरर कैलकुलेशन हम कैसे करते हैं? मान लो बेटा हमने काफी सारे टाइम में मेजर किया, जैसे कि फर्स्ट मेजर किया x1, सेकंड मेजर किया x2, थर्ड मेजर किया x3 और एन टाइम हमने मेजर किया तो xn लिखेंगे। तो बेटा जो ट्रू वैल्यू और मीन वैल्यू हमको कैसे डिसाइड करेंगे? जो सारी मेजरमेंट वैल्यू हमने लिया है उसको मिसाएंगे यानी उसको एडिशन करेंगे, सारे मेजर वैल्यू को हम एडिशन करेंगे और उसको डिवाइड करेंगे, कितने बार हमने मेजर किया है उसको डिवाइड करेंगे तो मीन और एब्सोल्यूट वैल्यू और ट्रू वैल्यू आ जाएगी। तो बेटा जब ट्रू और मीन वैल्यू हम पाएंगे तब उसके बाद एब्सोल्यूट एरर को हम डिफाइन करेंगे। जो एब्सोल्यूट एरर होता है वो क्या होता है? मेजर्ड वैल्यू माइनस ट्रू और मीन वैल्यू। जो मेजर वैल्यू हमने पाया था उसको हम ट्रू और मीन वैल्यू को से घटाएंगे तो जो एब्सोल्यूट एरर होता है वो हमको मिलता है। एब्सोल्यूट एरर को हम डेल एक्स से लिखते हैं। डेल एक्स इज इक्वल टू एक्स यानी जो मेजर हमने वैल्यू किया था वो एक्स लिखेंगे और जो मीन वैल्यू होता है वो एक्स एम से रिप्रेजेंट, मीन और ट्रू वैल्यू। और जो मीन एब्सोल्यूट एरर होता है तब हम उसको कैसे लिखते हैं? डेल एक्स वन डेल एक्स टू और जो सारे एरर है सारे एरर को हम एडिशन करेंगे, सारी एरर को एडिशन करने के बाद हम उसको डिवाइड करेंगे कितने बार हमने मेजर किया था, तब हम उसको मीन एब्सोल्यूट एरर। तो बेटा पहले तो एब्सोल्यूट एरर और उसके बाद मीन एब्सोल्यूट एरर, इस दोनों टर्म को आपको याद रखना होगा। तो बेटा उसके बाद रिलेटिव एरर क्या? रिलेटिव एरर ये होता है जो एब्सोल्यूट एरर डिवाइडेड बाय ट्रू वैल्यू, इसको हम रिलेटिव एरर कहते हैं। रिलेटिव एरर क्या होता है? जो ट्रू वैल्यू की बदौलत जब हम उसको डिवाइड करते हैं एब्सोल्यूट एरर की तब उसको रिलेटिव एरर कहते हैं। परसेंटेज एरर किसको कहते हैं? एब्सोल्यूट एरर बाय ट्रू वैल्यू इनटू 100 जब करेंगे तो परसेंटेज एरर हम पाएंगे। तो बेटा इस क्लास के लिए हमने इतना ही इंफॉर्मेशन आपके लिए रखा था। ये जो हमारी हो गई यूनिट एंड मेजरमेंट, डायमेंशनल फार्मूला और एरर इन मेजरमेंट हमने आज पढ़ाई किया है। अगले क्लास में हम यूनिट का जो और एक पार्ट है वेक्टर होता है तो हम पढ़ाई करेंगे। तब तक के लिए चैनल में बने रहना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना बेटा। की क्लास में जो भी आपका डाउट रह गया है कमेंट करके मुझे बता देना, मैं आपको जरूर अगली ही क्लास में आपका डाउट सॉल्व कर लूंगी। तब तक के लिए इंतजार करना। जय हिंद, विजय।